हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। इसका ओवरव्यू देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ऑफेंसेस देखेंगे और इम्पॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। 5 सेक्शन मैंने कंसिडर किए हैं। अगर और भी सेक्शंस आपके सिलेबस का पार्ट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देम एज वेल। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ 1800 पीपल। तो इसको जल्दी से 2000 कर दो यार। एंड प्लीज़ यार कमेंट करके वीडियो पे बता दिया करो, फीडबैक दे दिया करो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, इट हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप राइट ऑन टू आवर सेशन। सबसे पहले बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था और ये सारे एस्पेक्ट कवर करेगा रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के। रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके सारे एस्पेक्ट। दिस एक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। कौन से एस्पेक्ट? ट्रैफिक लॉस क्या लग रहे हैं, व्हीकल का इंश्योरेंस कैसे कराना है, रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, परमिट्स क्या हैं, पेनल्टीज़ क्या हैं, जितना भी चीज़ें लगती हैं रोड पे गाड़ी चलाने के लिए, वो सब चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में आती हैं। तो बहुत सिंपल एक्ट है और ज़्यादातर चीज़ें हमें पता ही होती हैं। तो आगे देखते हैं और क्या क्या प्रोविजंस है इस एक्ट में। The Motor Vehicle Act of 1988 has been regarded as a welfare law aiming at offering relief to those who have been harmed. देखिए, ये एक वेलफेयर लॉ की तरह बनाया गया उन लोगों को राहत देने के लिए, उन लोगों को कॉम्पनसेशन देने के लिए जिनके साथ रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ। अब जैसे सपोजिटली मैं रोड पे जा रही हूँ, पीछे से कोई आकर के मुझे टक्कर मार देता है, मेरी गलती भी नहीं है, तो मुझे कुछ कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए। मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है, मुझे फिज़िकल इंजरी आई है, मेरे मेडिकल लॉसेस हुए हैं, तो उस चीज़ का कॉम्पनसेशन कौन देगा? तो उसी सब की भरपाई करने के लिए ये एक्ट बनाया गया कि जो इनोसेंट लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जो रोड पे चल रहे हैं और उनके साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये एक्ट जो है उनकी हेल्प के लिए रखा गया। The Motor Vehicle Act is mainly concerned with granting relief to innocent people on the road who are frequent victims of accidents and then find themselves without a claim to the compensation that they should normally receive. तो कोई इनोसेंट बंदा है जिसकी कोई गलती नहीं है और अगर उसको कोई चोट पहुंचा के जा रहा है, उसका लॉस करके जा रहा है, तो उसको कुछ कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए। तो ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया कि इन लोगों को कुछ हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन द मोटर व्हीकल एक्ट दीज पीपल आर रेफर्ड टू एज द थर्ड पार्टी। सो इट कैन बी सेड दैट द मोटर व्हीकल एक्ट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी फॉर द थर्ड पार्टी पीपल। तो जिन लोगों को रोड पे नुकसान हो रहा है उनको एक्ट में ना हम लोग थर्ड पार्टी बुलाते हैं। तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये एक्ट जो है वो थर्ड पार्टी को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। थर्ड पार्टी मतलब वही इनोसेंट लोग जिनके साथ रोड पे नुकसान हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको कॉम्पनसेशन चाहिए, तो उनको ना रेफ़र किया गया है इस एक्ट में एज थर्ड पार्टी। Also, under the Motor Vehicle Act, it is mandatory for a driver to have a valid driver's license. बहुत important point है, ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thus, no vehicle can be driven without obtaining registration under the Motor Vehicle Act first. आप कोई भी गाड़ी ले करके रोड पे नहीं जा सकते हो अगर आपने प्रॉपर उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर और आपके पास एक प्रॉपर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अब एक्ट समझ लिया तो उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988 वाज एस्टैब्लिश्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग इश्यूज़। ये कुछ इश्यूज़ मेंशन्ड है, इनको सॉल्व करने के लिए एक्ट मेनली बना था। पहला है स्टिकिंग टू स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉर ग्रांटिंग लाइसेंसेज एंड कैलकुलेटिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सच लाइसेंसेज। तो बेसिकली हम लोग को स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स बनाने थे ताकि हर ऐरे गैरे को लाइसेंस ना मिल जाए और एक्सीडेंट्स ना हो। तो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो करना था लाइसेंस लेने के लिए और साथ में ये लाइसेंस की वैलिडिटी पीरियड को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। सेकेंड है टू मेंटेन रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। साथ में हमें रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो बताने थे कि जैसे हेलमेट लगाना है, ट्रैफिक लॉस फॉलो करने हैं। साथ में डेंजरस एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स क्या है, अगर आप ट्रक में या किसी व्हीकल में ऐसा सामान लेके जा रहे हो जो डेंजरस है या फट सकता है, तो उसको कैसे लेके जाना है, उसके क्या रूल्स हैं। एंड पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, आप रोड पे पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो भी ये एक्ट कवर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू मेंटेन द कंट्रीज रैपिडली ग्रोइंग क्वांटिटी ऑफ पर्सनल एंड कॉमर्शियल कार्स। तो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके साथ साथ पर्सनल और कॉमर्शियल यूज़ की कार्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इनकी
क्वांटिटी को मेंटेन और रेगुलेट करने का काम भी करता है ये एक्ट। फोर्थ पॉइंट है टू रेज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन अवेलेबल टू हिट एंड रन केसेस। जो हिट एंड रन केसेस होते हैं, आपने किसी को टक्कर मारी और आप भाग गए, तो उस बंदे को जिसको लॉस हुआ उसको कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो उसका अमाउंट रेज करने का भी ये एक्ट कवर करेगा। टू एलिमिनेट द टाइम लिमिट फॉर ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम्स टू फाइल अ कॉम्पनसेशन क्लेम। ये जो है वो टाइम लिमिट को एलिमिनेट कर रहा है। ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो गया रोड पे किसी बंदे का, तो अगर वो कॉम्पनसेशन फाइल करता है तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है, तो उस समय को थोड़ा कम करने के लिए भी इस एक्ट में मेजर्स लिए गए ताकि जल्द से जल्द रिलीफ मिले सामने वाली पार्टी को, थर्ड पार्टी को। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे एक्ट के। अब ऑफेंसेस देखते हैं कवर्ड अंडर दी एक्ट। पहला है ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस। हम सबको पता है अगर लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करेंगे दैट इज़ कंसिडर्ड एन ऑफेंस, और फिर उसमें आपको पेनल्टी लगती है। अलाउइंग समवन विदाउट अ लाइसेंस टू ऑपरेट अ व्हीकल ओन्ड बाय द व्हीकल ओनर। अगर आपकी कार है और आपने किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो भी ऑफेंस में आएगी कि आपने बिना लाइसेंस वाले बंदे को अपनी गाड़ी चलाने को दे दी, दैट इज़ एन ऑफेंस। थर्ड है फेलिंग टू possess ऑल ऑफ द रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अ मोटर व्हीकल ऑन इंडियन रोड्स। तो अगर आपके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हैं जो जो ज़रूरी होते हैं एक गाड़ी चलाने के लिए रोड पे, अगर आप बिना उन सब डॉक्यूमेंट से गाड़ी लेकर निकल गए हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। फोर्थ पॉइंट है आपका ड्राइविंग विदाउट अ परमिट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको कहीं पे कार ड्राइव करने के लिए परमिट की ज़रूरत है और आपके पास वो परमिट नहीं है, तो भी ये ऑफेंस की तरह ही कंसिडर करा जाएगा अंडर द एक्ट। फिफ्थ है ड्राइविंग विदाउट अ व्हीकल फिटनेस रिपोर्ट, ड्राइविंग विदाउट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीकल फिटनेस रिपोर्ट बनवानी पड़ती है कि हमारा व्हीकल जो है वो रोड पे चलाने के लिए फ़िट है। अगर आप जो हैं उस फिटनेस रिपोर्ट के बिना गाड़ी चला रहे हो, वो भी ऑफेंस में कंसिडर होगा। और साथ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी नहीं है, तो भी आपके लिए वो ऑफेंस के अंडर में ही आएगा। देन सिक्स्थ पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ अ व्हीकल बाय अ माइनर। 18 साल से नीचे का बच्चा अगर गाड़ी चला रहा है तो ये भी इस एक्ट के अंडर में ऑफेंस में माना जाता है, बिकॉज 18 साल के बच्चे, उनको गाड़ी लेके नहीं निकलना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है अलाउइंग एन अनऑथराइज इंडिविजुअल टू ऑपरेट अ व्हीकल। अगर आपने किसी ऐसे बंदे को जिसको अलाउंस नहीं थी गाड़ी चलाने के लिए, अनऑथराइज्ड है, और आपने उसके हाथ में गाड़ी दे दी है ऑपरेट करने को, चलाने को, तो फिर वो भी इस एक्ट के अंडर ऑफेंस में ही कंसिडर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइडिंग सर्टन मोटर व्हीकल्स विदाउट अ हेलमेट। तो उन सब गाड़ियों में जिनमें हेलमेट की ज़रूरत है, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, अगर आप वो सब बिना हेलमेट के चला रहे हो तो ये भी एक्ट के अंडर में ऑफेंस में कंसिडर किया जाएगा। नाइन्थ है ड्राइविंग विदाउट फास्टनिंग द ड्राइवर सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट नहीं लगाई, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। टेंथ है एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट एंड रैश ड्राइविंग। तो अगर आप स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज़ चला रहे हो या बहुत ख़राब तरह से चला रहे हो, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। 11th है रिस्की ड्राइविंग। आप अल्कोहल के अंडर में, इन्फ्लुएंस में, या फिर आप रिस्की वे में ड्राइव कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। अब इम्पॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। 5 सेक्शन मैंने कंसिडर किए हैं इस वाले वीडियो में। अगर आपके सिलेबस में और भी इंक्लूडेड हैं बता देना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन देम एज वेल। तो सेक्शन 3 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो डील करता है विद द नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। सेक्शन 3 कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अ पर्सन कैन नॉट ड्राइव अ व्हीकल इन पब्लिक अनलेस दे हैव अ वैलिड एंड ऑथराइज ड्राइवर्स लाइसेंस। तो कोई भी बंदा पब्लिक में कार नहीं चला सकता अगर उनका ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड नहीं है या फिर ऑथराइज नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक वैलिड और ऑथराइज ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब सेक्शन 4 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, वो डील करता है विद एज लिमिटेशंस। सेक्शन 4 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद एज लिमिटेशंस, एंड ये कहता है नो वन अंडर द एज ऑफ 18 इज परमिटेड टू ऑपरेट अ मोटर व्हीकल इन पब्लिक। तो 18 साल से नीचे का बच्चा जो है उसको एक मोटर व्हीकल लेके पब्लिक में नहीं निकलने की अलाउंस नहीं है, उसको नहीं निकलना चाहिए। However, driving a motor vehicle with an engine capacity of less than 50 cc is permitted when the individual reaches the age of 16। लेकिन ये एक्ट ये भी कहता है कि जब कोई बच्चा 16 साल का हो जाता है तो 16 साल की एज में वो 50 सीसी से नीचे की कोई भी गाड़ी लेकर के निकल सकता है। 50 सीसी से नीचे का होना चाहिए उसका व्हीकल। तो 18 से नीचे का जो बच्चा है वो गाड़ी लेके ना निकले तो अच्छा है, और अगर निकल रहा है तो फिर वो जो है 16 की एज से 50 सीसी से नीचे वाला व्हीकल लेकर निकल सकता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो वन अंडर द एज ऑफ 20 इज़ अलाउड टू ड्राइव अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। बहुत सिंपल पॉइंट है। 20 साल से नीचे की एज वाला बंदा जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से डील नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें आपके साथ साथ पूरी पब्लिक की लाइफ रिस्क में होती है। तो इसीलिए एज लिमिट जो है इसमें 20 रखी है। थर्ड है नो वन विल बी अवॉर्डेड अ लर्नर्स और अ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टू ऑपरेट अ मोटर व्हीकल ऑफ द क्लास फॉर विच दे हैव अप्लाइड अनलेस दे आर क्वालिफाइड टू ड्राइव। तो जब तक बंदा क्वालिफाइड नहीं है वो गाड़ी चलाने के लिए, तब तक उसको ना तो लर्नर्स लाइसेंस मिलेगा ना ड्राइवर्स लाइसेंस मिलेगा। ये पॉइंट बस इतना कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कार है एंड आप गए और आपने अप्लाई करा, तो आपको लर्नर्स लाइसेंस या ड्राइवर्स लाइसेंस तब तक नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस यू आर क्वालिफाइड टू ड्राइव। आपका टेस्ट लिया जाएगा, वो देखेंगे कि आप क्वालिफाइड हो इसको ड्राइव करने के लिए, और तभी वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो लर्नर्स लाइसेंस भी आपको नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट है सेक्शन 39 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। ये डील करता है विद द नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाड़ी का। नो पर्सन इज परमिटेड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन अ पब्लिक प्लेस एंड नो ओनर ऑफ अ मोटर व्हीकल शैल कॉज or let the vehicle to be driven in public place by another person unless it is registered and the vehicle certificate of registration has not been suspended or cancelled। तो ये पॉइंट इतना ही कह रहा है कि कोई बंदा गाड़ी लेके नहीं निकल सकता अगर उसके पास एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना हो। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सस्पेंडेड या कैंसल्ड सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, तो वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है गाड़ी का, तो फिर आप किसी और को भी गाड़ी चलाने को नहीं दे सकते। तो ना खुद चला सकते हो ना किसी और को दे सकते हो। नो पर्सन इज परमिटेड टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस एंड नो ओनर ऑफ अ व्हीकल शैल कॉज और लेट द व्हीकल टू बी ड्रिवन। तो ना खुद चला सकते हो ना किसी और को दे सकते हो अगर आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 66। ये डील करता है विद द नेसेसिटी फॉर परमिट्स। ओनर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैन नॉट ऑपरेट हिज व्हीकल इन एनी पब्लिक एरिया अनलेस इट इज़ ऑथराइज एंड कवर्ड बाय अ वैलिड ऑथराइजेशन। तो कोई भी बंदा उसके पास उसका वो ओनर ही चाहे क्यों ना हो, वो पब्लिक एरिया में व्हीकल को नहीं चला सकता है अगर उसके पास एक प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है। तो परमिट होना चाहिए, आपको अलाउंस होना चाहिए उस एरिया में गाड़ी लेकर के निकलने की। तो अगर आपके पास वो अलाउंस नहीं है तो भी आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। अब इस परमिट या ऑथराइजेशन के कुछ एक्सेप्शंस है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी गाड़ियाँ होंगी उनको परमिट की ज़रूरत नहीं होती। लोकल अथॉरिटीज़, जो भी उस जगह के लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको परमिट नहीं चाहिए। एम्बुलेंस को परमिट नहीं चाहिए होता, फायर ब्रिगेड को नहीं चाहिए होता, पुलिस को नहीं चाहिए होता, हर्सेस किसी की अर्थी जा रही है तो उसको भी परमिट नहीं चाहिए होता। एंड दोज विद अ रजिस्टर्ड लोडेड वेट ऑफ नॉट मोर देन 3000 kg आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परमिशन। तो वो लोग जो जिनका गाड़ी रजिस्टर्ड है बहुत ज़्यादा भारी सामान लेके जाने के लिए, 3000 kg से नीचे का सामान लेके जाने के लिए, उनको भी परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एंड लास्ट पॉइंट है एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस रिक्वायर्स अ परमिट। तो किसी भी स्कूल बस हो गई, कॉलेज बस हो गई, इनको परमिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनको परमिट चाहिए, ये बिना परमिट के अलाउड नहीं होती हैं सड़क पे निकलने के लिए। अब आपका लास्ट सेक्शन जो मैंने लिया वो सेक्शन 12 है एंड दिस डील्स विद स्पीड लिमिटेशंस। तो ये कहता है कि नो पर्सन मस्ट ड्राइव और अलाउ अ मोटर व्हीकल टू बी ड्रिवन इन एनी पब्लिक प्लेस एट अ स्पीड एक्सीडिंग द मैक्सिमम स्पीड। तो ये कह रहा है कि कोई भी बंदा जो है वो कोई भी गाड़ी किसी पब्लिक प्लेस में मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। कुछ जगह की कुछ भी मैक्सिमम स्पीड स्पेसिफाई होती है एक्ट में, एंड उस स्पीड से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए और ड्रॉपिंग बिलो द मिनिमम स्पीड स्पेसिफाइड फॉर द व्हीकल अंडर द एक्ट। तो अगर आपकी गाड़ी की कुछ मैक्सिमम स्पीड है जैसे 100 दे रखी है तो 100 से ऊपर नहीं जाना है, एंड मिनिमम स्पीड है जैसे 20 दे रखी है तो 20 से नीचे नहीं जाना है। तो पब्लिक प्लेस में आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही स्पीड का ध्यान रखना है, ना ज़्यादा करनी है ना कम। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है नो वन इज़ परमिटेड टू ड्राइव एट हाई स्पीड एंड शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम स्पीड फॉर एनी मोटर व्हीकल। तो तेज़ स्पीड पे किसी को भी चलाना अलाउड नहीं है और मैक्सिमम स्पीड जो है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। Third, if the state government or other authorities believe that it is important to restrict the speed of motor vehicles for public safety or convenience due to the nature of the road, bridge or other suitable location, they may do so। मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि उनको गाड़ियों की स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना है पब्लिक की सेफ्टी के लिए, या फिर हो सकता है रोड ख़राब हो, ब्रिज ख़राब हो, तो उसमें वो आपको बता सकता है कि आपको इतनी स्पीड पे चलाना है। तो अगर वो ऐसा बोलेंगे तो आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा।
दिस रिस्ट्रिक्शन इज़ ओनली इन इफेक्ट फॉर 1 मंथ एंड नो लॉन्गर। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ 1 महीने के लिए लगता है, उससे ज़्यादा ये नहीं लग सकता। तो बस यही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए या रोड टूटी है, ब्रिज टूटा है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो आपको एक स्पीड बता सकते हैं कि आपको इतनी स्पीड पे ही गाड़ी चलानी है एंड आपको वो फॉलो करना होगा। अगर आपने वो फॉलो नहीं करा तो फिर आप पे एक्शन लिया जाएगा। एंड ये जो है रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 1 महीने के लिए लगता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं लगता। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीबॉडी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट में प्लीज़ यार फीडबैक देना। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।